हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी का हिस्सा, यानी कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो 10 करोड़ रुपया अपना लगा करके अपना बिजनेस कर रही है, मतलब उसके बिजनेस में 10 करोड़ रुपया है। अब कंपनी ये चाहती है कि 5 करोड़ रुपये और आ जाए या 3 करोड़ रुपये और आ जाए। कैसे आएंगे? कंपनी को लोन लेना होगा। लोन कंपनी अगर लेता है तो उसका इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट लग जा रहा है। कंपनी को ऐसा पैसा चाहिए जो इंटरेस्ट फ्री हो, यानी कि उस पर इंटरेस्ट ना लगे और पैसा भी आ जाए। तो ये कैसे होगा? तो कंपनी क्या करती है, अपना मालिकाना हक, जिसको कि कहते हैं शेयर्स, वो बेच देती है। जैसे मान लीजिए कि 400 या 500 आदमी मिलकर 10 करोड़ रुपया लगाया और उसका बिजनेस ठीक ठाक चला, उसमें 2000-3000 एम्प्लॉय हो गए। अब वो बिजनेस लिमिटेड कंपनी बन गया। मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी बन गया, या मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी बन गया। उस कंपनी का काम क्या था? बॉल बनाना, तार बनाना, पंखा बनाना, ये उस कंपनी का काम था। कंपनी 10 करोड़ रुपया लगाया, पहले बिजनेस किया, बिजनेस काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब कंपनी को 5 करोड़ और चाहिए। तो कंपनी क्या करेगा? अपने हिस्सेदारी को बेच देगा, यानी कि अपना मालिकाना हक जो है वो मार्केट में पब्लिक को बेच देगा। तो कंपनी एक्ट 1956 में ये कहा गया है कि कंपनी, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही अपना हिस्सा मार्केट में बेचकर, यानी पब्लिक को बेचकर पब्लिक से पैसे ले सकती है। लेकिन वो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए और कंपनी एक लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। लिमिटेड कंपनी कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी कि उसके शेयर्स होल्डर, यानी उसके मालिक का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब जितना का वो शेयर्स खरीदा है, सिर्फ उतना के लिए वो जिम्मेवार है, सिर्फ उतना पैसा वो देगा। और यहाँ पर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी को वोट देने का अधिकार नहीं है, चल फिर नहीं सकता है, लेकिन कंपनी के नाम से अकाउंट खुल सकता है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। कंपनी की एक सार्व मुद्रा, यानी कि स्पेशल सील होती है, यानी आप देखिएगा टाटा का लोगो है TATA, मारुति का कुछ है, HDFC का कुछ है, तो ये सारे कंपनी हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि टाटा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रतन टाटा का ये कंपनी है। इसका मतलब ये है कि टाटा, यानी कि टिस्को जो है वो पब्लिक का कंपनी है, क्योंकि उसके अंत में लिमिटेड लिखा है। यानी बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है और उसी पैसे से टिस्को बिजनेस करता है, स्टील बनाता है, मार्केट में बेचता है, पैसे कमाता है और फिर वही पैसा लाभ के रूप में अपने मालिक को बांट देता है। मालिक बोले तो, मालिक बोलने का मतलब है शेयर्स होल्डर, यानी कि जो कंपनी का शेयर्स खरीदा है उसको दे देता है। यानी अगर आप टाटा का कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीदिएगा तो आप भी उसके एक ऑनर हो जाइएगा, क्योंकि आपका पैसा भी उस कंपनी में लगा है। और जब कंपनी परफॉर्म करेगी, लाभ कमाएगी, तो उस लाभ का रूप एक अंश आपको मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। यानी कि डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश। यानी कंपनी अगर लाभ कमाएगी तो उसका एक अंश आपको भी दे देगी, क्योंकि आपने पैसा लगाया है। HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, उसके बाद टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, हिंदुस्तान
कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे जितने भी लिमिटेड वाले हैं, समझ जाइए कि उसमें पब्लिक का पैसा लगा है, यानी पब्लिक ने उस कंपनी के हिस्से को ख़रीदा है, यानी पब्लिक ने उसके शेयर्स को ख़रीदा है। तो जब पब्लिक का पैसा लग गया तो सरकार का नज़र भी उस पर रहेगा। सरकार ने एक संस्था बनाया है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। सेबी का भी नज़र रहता है और सरकार का भी नज़र हर कंपनी पे रहता है। हर कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या फॉर्म के द्वारा, सीए फॉर्म के द्वारा ऑडिट कराना पड़ता है, यानी कंपनी पब्लिक के पैसे से कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने क्या प्रॉपर्टी बनाया, क्योंकि सब तो पब्लिक का पैसा लग रहा है और जनता का ही सरकार है, इसलिए जनता का सरकार ये जानना चाहता है कि कहीं पब्लिक के पैसे का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये अनिवार्य बना दिया गया कि आपको हर साल ऑडिट कराना होगा। ऑडिट किससे कराना होगा? उस व्यक्ति से कराना पड़ेगा या उस संस्था से कराना पड़ेगा जो ICAI के द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसे डिग्री मिला हो, और वही व्यक्ति या वही कंपनी आपके कंपनी का ऑडिट करेगी और उसका रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर्स को देगी और डायरेक्टर्स वो रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे कैसे? कंपनी अपना शेयर्स बेचने के लिए IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। मान लीजिए कि A लिमिटेड कंपनी ने या X लिमिटेड कंपनी ने 300 शेयर्स मार्केट में बेचे, 300 शेयर्स, और आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल का आपने पैसा नहीं दिया। मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा था आपसे 2 रुपया कि भैया 300 शेयर आपने ख़रीदा है, 2 रुपया करके हमको दे दीजिए, यानी 600 रुपया पहले हमको आप एप्लीकेशन पे दे दीजिए, 4 रुपया फाइनल कॉल का है। तो कंपनी बोलती है कि आप हमको 300 × 4 यानी 1200 रुपया आप हमको अलॉटमेंट पे दे दीजिए। ये अलॉटमेंट का 4 रुपया था, तो 4 और 2 6 हो गया। अब कंपनी आपसे कितना मांगेगा? सिर्फ 4 रुपया मांगेगा। अब कंपनी ये बोल रहा है कि 300 शेयर आपने ख़रीदे थे, मुझे 4 रुपया करके और आप मुझे दे दीजिए, तब जा कर के टोटल 10 रुपया आप दे देंगे, मैं आपको शेयर्स दे दूँगा। और जो शेयर्स होल्डर होते हैं उसका एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन करके रखती है और उसमें उसका नाम, सारा डिटेल लिखा रहता है, आपने कितना शेयर्स ख़रीदा वो सारा लिखा रहता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में क्या हुआ? एक आदमी ने 300 शेयर खरीदे थे, उसने एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट में पैसा दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल में वो पैसा नहीं दिया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी का तो शेयर्स फंस गया। कंपनी बोलेगी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे उस पैसे से बिजनेस करना, आपको लाभ कमा के देना है। आप अगर मेरा हिस्सा रखे रहेंगे तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए कि आपने अगर समय पे पैसा नहीं दिया और कंपनी का कोई ऑर्डर छूट गया और कंपनी को उसमें मान लीजिए 10 करोड़ का या 1 करोड़ का फ़ायदा होने वाला था, 1 ही करोड़, मान लीजिए कि 1 करोड़ का फ़ायदा होने वाला था, तो आपके पैसे नहीं देने के कारण वो 1 करोड़ तो लॉस हो गया उसका। तो इसीलिए एक प्रोविज़न बना है जिसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी का एक धर्म ग्रंथ होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि अगर आपने शेयर्स बेचा और किसी पब्लिक ने शेयर्स का पैसा पूरा नहीं दिया तो आप उसको नोटिस पहले भेजेंगे, नोटिस में उसको 14 दिन का समय देंगे। 14 दिन के बाद भी अगर वो आपको पैसे नहीं देता है तो उसे फिर एक नोटिस भेजेंगे अपनी तरफ से और ये कहेंगे कि भैया आप हमको पैसा दे दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको पैसा नहीं देता है तो आपका उसका जो शेयर्स है, उसने जितना पैसा दिया है वो पैसा आप रख सकते हैं, उसको फिर आप वो पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि
एक आदमी है जिसने 300 शेयर लिया था, वो एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में पैसा दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल में 4 रुपया करके नहीं दिया, यानी कि 1200 रुपया उसने नहीं दिया। तो उसने दिया कितना? एप्लीकेशन में 300 × 2 600 रुपया दिया, अलॉटमेंट में 300 × 4 1200 रुपया दिया, यानी सब मिला के उसने 1800 रुपया दे दिया। कंपनी उसे नोटिस भेजेगी, वो अगर नहीं सुनेगा, 14 दिन का कंपनी समय देगी, उसके बाद भी वो नहीं सुनेगा तो कंपनी उसका 1800 रुपया जब्त कर लेगी, रख लेगी, फिर उसे वापस नहीं लौटाएगी। तो यही होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो डिफ़ॉल्टिंग मेंबर्स है, जो डिफ़ॉल्टिंग शेयर्स होल्डर है, वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसका दिया हुआ पैसा कंपनी जब्त कर लेगी और शेयर्स होल्डर के रजिस्टर से उनका नाम स्ट्राइक कर देगी। कंपनी कैन फॉरफिट शेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न इन इट्स आर्टिकल, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न है उसके अनुसार कंपनी उसका शेयर्स को जब्त कर लेगी। अगर कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी एक्ट टेबल ए का यूज करेगी। टेबल ए एक लॉ बुक होता है, उसका वो यूज करेगी और उसके प्रोविज़न के अनुसार कंपनी जो है वो चलेगी। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब हुआ अंतर नियम, यानी कि कंपनी कैसे चलेगी उसका ये नियम सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी सरकार जो गाइडलाइन देगी उसी के अनुसार आपको नियम बनाना है। कंपनी एक्ट 1956 जो कहेगा उसी के अनुसार आपको नियम बनाना है। किसको बनाना है? कंपनी को बनाना है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और उसमें यह प्रोविज़न है कि जो शेयर होल्डर आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उसके दिए गए पैसे को जब्त कर सकते हैं नोटिस दे करके, और उसे शेयर्स आप नहीं देंगे, वही शेयर्स आप दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन उसका दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो मेरा ये कहना है कि आपने भी अगर किसी कंपनी का आईपीओ के द्वारा शेयर्स ख़रीदा है तो आप एप्लीकेशन में पैसा दे दिए हैं, अलॉटमेंट में पैसा दे दिए हैं, लेकिन आप फाइनल कॉल में नहीं दे पाए तो आप फाइनल कॉल का पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा जो है वो जब्त हो जाएगा। अब शेयर्स होल्डर को जो कंपनी नोटिस भेजेगी कि आपने अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया, उसमें क्या लिखा रहेगा? उसमें ये लिखा रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपका क्या था, पेमेंट नहीं करने पे आपका शेयर्स कैंसिल होगा, ये भी लिखा रहेगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप शेयर होल्डर भी नहीं रहेंगे और डिविडेंड पे भी आपका अधिकार नहीं होगा, यानी कि कंपनी जो लाभ कमाएगी उस पर भी आपका अधिकार नहीं होगा। 14 दिन का आपको समय दिया जाएगा, अगर 14 दिन के अंदर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, ये नोटिस में लिखा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि जिसको संचालक कहते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे अपने बोर्ड मीटिंग में। यानी जब भी उनका मीटिंग होगा उसमें एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। चर्चा ये होगा कि जो शेयर्स होल्डर पैसा नहीं दिए हैं उनका शेयर्स जब्त किया जाए। जब रिजोल्यूशन पास होगा उसके बाद ही फॉरफीचर का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा। बिना रिजोल्यूशन पास किए, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिजोल्यूशन पास किए, यानी रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, बिना प्रस्ताव पास किए, बिना उस पर सबका सहमति हुए, बिना उसके ऊपर सिग्नेचर हुए फॉरफीचर नहीं होगा। समझ में आ गया क्या है पूरा डिटेल? तो शेयर्स होल्डर का पैसा नहीं मिलेगा, जो पैसा वो दे चुका है वो पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा शेयर्स होल्डर का पैसा? जब शेयर्स होल्डर ये इच्छा करेगा, ये बोलेगा कि ठीक है मेरा 1200 रुपये बाकी है, मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और अगर कंपनी इस पे सहमत होती है तो कंपनी उसको शेयर्स दे सकती है। तो अब हम
आपको पूरा समझा दिए कि कंपनी क्या है, शेयर्स होल्डर क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये सारा चीज़ मैं आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है। शेयर्स होल्डर को अब लग रहा है, यानी कि जो आदमी शेयर खरीदा है उसको अब लग रहा है कि अब एप्लीकेशन में पैसा दे दिए, अलॉटमेंट में दे दिए, यानी टोटल हम एप्लीकेशन में 2 रुपया करके यानी 300 इंटू 2 600 दे दिए, अलॉटमेंट में 4 रुपया करके हम दे दिए यानी 300 इंटू 4 1200 रुपये दे दिए, लेकिन हम अब फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा कंपनी शेयर्स होल्डर ऐसा सोच रहा है, तो शेयर्स होल्डर ये भी सोच रहा है कि अरे अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर हो गया तो मेरा दिया हुआ पैसा डूब जाएगा, इसलिए क्यों ना हम ये काम करें कि अपने शेयर्स को कंपनी में सरेंडर कर दें। तो वो क्या करेगा, कंपनी में शेयर्स को सरेंडर कर देगा। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न होगा तो कंपनी उसके सरेंडर किए गए शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर कंपनी की इच्छा होगी और शेयर्स होल्डर की भी इच्छा होगी और कंपनी को अगर इसमें फ़ायदा नज़र आएगा, तब शेयर्स होल्डर का सरेंडर ले लिया जाएगा। यानी कि जस्ट लाइक ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ही है। तो समझ में आ गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और इसका अगला पार्ट जो आएगा उसमें ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो आप क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 300 शेयर्स एक्स लिमिटेड ने इशू किया था और एक शेयर का दाम था 10 रुपया, यानी कि एक्स लिमिटेड को 3000 रुपया चाहिए था। आपने हेल्ड बाय मिस्टर वाई फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹4 ईच, आपने 4 रुपया करके फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया पर शेयर था और अलॉटमेंट मनी 4 रुपया पर शेयर। दीज शेयर वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार गिवन जर्नल एंट्री, बोलता है जर्नल एंट्री आप पास कीजिए। तो देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री क्या होगा। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग शेयर्स कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पैसा नहीं मिला, आपका शेयर्स जो है, शेयर कैपिटल जो है वो घट गया, इसीलिए यहाँ पे शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपका शेयर्स घटा है। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको करना है 300 शेयर्स, एक शेयर्स का दाम 10 रुपया इंटू 300 इंटू 10, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आपको 3000 रुपये लिखना है। और आपको कितना रुपया का पैसा नहीं मिला, आपको फाइनल कॉल में 4 रुपया करके नहीं मिला, यानी 300 इंटू 4 यानी 1200। तो आपको क्या लिखना है फिर उसके बाद, 2 शेयर्स फाइनल कॉल इन एरियर अकाउंट 1200 रुपया, यानी कि 3000 में 1200 रुपया नहीं मिला। तो मिला कितना और कितना आपका कंपनी ने जब्त किया, तो उसको लिखना है टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी 3000 में आपने 1200 नहीं दिया, आपने 1800 दिया और 1800 रुपये आपका जब्त हो गया। इसीलिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1800 रुपये से। समझ में आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10 3000, 2 जिसमें कॉल इन एरियर हुआ है उसको लिखेंगे, यानी 2 शेयर फाइनल कॉल इन एरियर, यानी 300 इंटू 4 यानी 1200 रुपये आपको नहीं दिया तो उसको क्रेडिट करना है। तो और दिया आपको कितना, आपको 1800 दिया है और वही आप जब्त कर रहे हैं, इसलिए टू फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट 1800 रुपया, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट। यही जर्नल एंट्री हमेशा होगा। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर लंबा था लेकिन मैं पूरा कोशिश किया आपको ये समझाने के लिए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। आपका डाउट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको भी और मुझसे पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें।
शेयर्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना करके दूंगा। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है लीगल एंड फाइनेंस नॉलेज बनी, तो लीगल पूरा रहेगा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सारा चीज़ इसमें रहेगा। और फाइनेंस रिलेटेड यानी कि टोटल कॉमर्स में जितने सब्जेक्ट हैं वो सारा सब्जेक्ट मैं आपको इसमें वीडियो बना करके दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी सहूलियत होगा। इसलिए स्टूडेंट से मेरा प्रे यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।